नमस्कार दोस्तों। आइए तो आज की अपना कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में प्रारंभ से भारत में घटी सभी घटनाओं को, जितना भी कंपनियां भारत में आए, चाहे वो पुर्तगाली कंपनी हो, डच हो, ब्रिटिश हो, डेनिश हो, फ्रेंच हो, इन सभी कंपनियों के जो प्रमुख ऑफिसर्स थे, उन्होंने प्रमुख जो कार्य किए हैं और इसके साथ साथ उसका जो योगदान रहा है, उन सभी संदर्भों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आज हम जो जानेंगे वो शुरुआत करेंगे सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी, और उससे पहले पीछे जानेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो बातें सामने आती है वो ये कि यूरोपीय कंपनियों का आने का जो क्रम था वो क्रम क्या था। वो क्रम को व्यवस्थित करने के लिए एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ दिया जाता है कि पहले कौन कौन सा कंपनी आया, उस कंपनी को एक एलिमिनेटरी प्रोसेस में उसको आपको क्या करना है, सजाना है। तो उसके लिए आपको याद रखना है, ऐसे मैं पुनः बताऊंगा, लेकिन पहली यूरोपीय कंपनियां, फिर उसकी कंपनियों की, यूरोपीय कंपनियों की उपलब्धि, उसकी अगर कोई प्रोमिनेंट कार्य रहा है तो उस कार्य के बारे में जानकारी, इन सभी चीज़ों को देखते हुए ही आगे क्लास का जो बातें हैं की जाएगी। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि भारत में जो कंपनी आ रही है यूरोपियों में, वो सबसे पहले कौन कंपनी आ रही है? पुर्तगाली कंपनी। अब पुर्तगाली कंपनी, उसके बाद डच कंपनी, उसके बाद ब्रिटिश कंपनी, फ्रेंच कंपनी और डेनिश कंपनी। ये कंपनियों का आने का क्रम है। ये क्रम को आपको व्यवस्थित करके याद रखना है। पहली पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, फ्रेंच कंपनी और डेनिश कंपनी। ये एसएससी जैसे और अन्य तरह के एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ामों को अगर बात किया जाए तो इस तरह से क्रम व्यवस्थित करने का प्रश्न नहीं है। उसमें डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि बताओ भारत में पहली आई हुई यूरोप से वह कौन सी कंपनी है। तो आपको इस तरह से ऐसे टिक आउट कर लेना है पुर्तगाली कंपनी। और उससे आगे एसएससी के लेवल से आगे बढ़ते हैं आप, जैसे में दरोगा और बीपीएससी, इन सब जैसे एग्ज़ामों में, और यूपीएससी ऐसे जैसे एग्ज़ामों में क्या करते हैं कि क्रम को व्यवस्थित करने के लिए दे दिया जाता है। तो ये आपको क्रम याद हो गया कि पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच और डेनिश। अब पहला कंपनी कौन आई है? पुर्तगाली कंपनी। तो पुर्तगाली कंपनी के उपलब्धियों को चर्चा आपको करना बहुत ही जरूरी बन जाता है ऐसे में। तो पुर्तगाली कंपनी, अब पुर्तगाली कंपनी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पहली बार आप क्या देख रहे हैं कि वास्को डी गामा नाम का एक यात्री भारत आ रहा है। यह 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर अपना ठिकाना ढूंढते हुए पहुंचता है। और उसके पहले आखिर प्रश्न आपके मन में ये उपज सकता है, और स्वाभाविक है, कि वास्को डी गामा केरल क्यों आया? क्योंकि यदि आप ये भारत को देखते हैं तो यहाँ पे केरल कालीकट का इलाका है, और कालीकट बंदरगाह पर ही वास्को डी गामा ने क्यों आया, इसका प्रश्न आपके मन में उपजना बहुत ही स्वाभाविक है। तो कुछ बात इस तरह से है कि ये अरबियन सागर है। ये अरब सागर में एक व्यापारी था भारतीय, जो केरल कालीकट का जो क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्र, उस तटवर्ती क्षेत्र का ही एक व्यापारी था जिसका नाम था माजिद का सहयोग से ही कालीकट के व्यापारिक ट्रेड पर वास्को डी गामा ने आया। और फिर वहाँ पे एक और व्यापारिक था जो मुस्लिम व्यापारी था, बहुत बड़े पैमाने पर उस समय के इस वाले क्षेत्र में कहीं ना कहीं वह एक राजा के हैसियत से काम कर रहा था, जिसका नाम था जमूरीन ने उसको स्वागत किया। तो जो माजिद और वास्को डी गामा का जो मुलाकात हुआ था, इस अरबियन वाले सागर में मुलाकात हुआ था। अतः ऐसे थोड़ा पता था वास्को डी गामा को कि आने वाला जो रीजन है ये भारत ही है। ऐसे में वो ये इंडोनेशिया तरफ भी जा सकता था, लेकिन अगर व्यापारिक कंपनी व्यापारिक व्यक्ति अगर दूसरे व्यापारिक व्यक्ति से मिलता है तो वहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर क्या होते हैं कि व्यापार को लेकर बातें होते हैं। तो ऐसे में माजिद और वास्को डी गामा के बीच वार्तालाप हुआ, और फिर माजिद ने वास्को डी गामा को केरल जैसे क्षेत्रों में व्यापार करने का एक कहे तो दिशा निर्देश दिया। और फिर चूंकि यह एक समूह लेकर आया था वास्को डी गामा एक नाव जहाज़ के साथ में,
तो बहुत सारे बुलियन बुलियन मीन्स यूरोप का सिक्का, पैसा, सोने चांदी होता था। तो ऐसे में भारतीय व्यापारियों को, भारतीय राजाओं को वास्को डी गामा का रवैया, चूँकि पैसा कौड़ी सोने चांदी था, यह सभी जो विलासिता वस्तुएं थी भारतीय राजाओं को आकर्षित किया। और ऐसे में वास्को डी गामा ने फिर यहाँ पे धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधियाँ करने में आगे चले गए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि वास्को डी गामा पहली बार पुर्तगाली ऑफिसर में आ रहा है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि प्रमुख पुर्तगाली ऑफिसर, जिसमें से पहला है अल्मीडा। ये अल्मीडा है जो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर है, इसको याद रखना, पहला गवर्नर। इसके साथ साथ अल्मीडा और क्या काम कर रहा है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा एक पुर्तगाली ऑफिसर है। अल्मीडा को पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कहा जाता है। अल्मीडा ही है जो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या है कि जो समुद्र का पानी ब्लू होता है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब कि पुर्तगालियों के प्रभुत्व वाले समुद्री इलाकों में यदि आप अपना जहाज़ उतारते हैं व्यापारिक हैसियत के नज़र से, तो ऐसे में आपको कुछ रियायतें चुकानी होगी पुर्तगालियों को। और वही आगे चल के पुर्तगालियों ने एक पद्धति विकसित किया जिसे हम कहते हैं कार्टेज पद्धति या कार्तेज पद्धति। कार्तेज या कहीं कहीं कार्ड्स पद्धति लिखा हुआ रहता, तो इस चीज़ को याद रखना है। तो यही है कार्टेज पद्धति। मीन्स कार्टेज मीन्स एक लाइसेंस है कि अगर पुर्तगाली व्यापारिक जो क्षेत्र है उस वाले क्षेत्र में यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो पुर्तगालियों से आपको क्या लेना होगा, लाइसेंस। मीन्स ट्रेडर लाइसेंस लेकर ही पुर्तगालियों के प्रभुत्व वाले समुद्री इलाके वाले क्षेत्र में आप अपने जहाज को उतार सकते हैं। अन्यथा बगैर कार्तेज को आप यदि अपना समुद्र में व्यापारिक ट्रेड करते हैं, व्यापारिक एक्टिविटीज करते हैं, तो आपके जहाज को जब्त कर लिए जाएंगे, आपको जहाज को लूट का माल समझकर पुर्तगालियों द्वारा लूट लिए जाएंगे। तो ये व्यवस्था, कार्तेज व्यवस्था, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन अपनाया, तो अल्मीडा। आगे फिर निरंतर जो गवर्नर जनरल आए हैं एज इट इज इसको बनाए रखें। आगे देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा अगर पर्सनालिटीज देखते हैं पुर्तगालियों में, तो अल्बुकर्क है। अल्बुकर्क है जो पुर्तगालियों को राजनीतिक शक्ति बनने और बनाने में बहुत अहम योगदान निभाया। और फाइनली 1509 ईस्वी में इन्होंने गोवा पर विजय हासिल कर लिया। लेकिन फिर 1510 में देखिएगा तो जो यहाँ पे आदिल शाही थे, गोवा में जो कंट्रोल करने वाले थे उन लोगों को आदिल शाही कहा जाता था। वो बीजापुर एक राज्य था, उसके समीप रहते थे, उन लोगों ने छीना। लेकिन पुनः फिर 1510 में आदिल शाहियों से कौन छीन लिया, अल्बुकर्क ने छीन लिया। तो अगर पूछेगा कि पुर्तगालियों के राजनीतिक शक्ति के रूप में सबसे प्रमुख भूमिका निभाने में अग्रणी कौन रहा, तो वो अल्बुकर्क रहा। और अल्बुकर्क ने क्या किया, फाइनली 1509 में ही गोवा को विजय कर लिया, गोवा को अपना अधीन ले लिया। चौथा देखते हैं प्रोफेसर और पर्सनालिटीज किसमें, पुर्तगालियों में, तो ये है नूनो डी कुन्हो। नूनो डी कुन्हो यह गोवा को पुर्तगालियों का कैपिटल बनाया। अब प्रश्न आता है, गोवा को पुर्तगालियों का कैपिटल किसने बनाया, तो अल्बुकर्क गलत हो जाएगा। अल्बुकर्क ने जीता है, लेकिन कैपिटल कौन बनाया, नूनो डी कुन्हो। तो याद रखना है नूनो डी कुन्हो। इसके साथ साथ अल्बुकर्क के बारे में और जो एडिशनल बातें आपको याद रखना है, वो बातें ये कि अल्बुकर्क ने हिंदू मुस्लिम महिलाओं से, भारतीय हिंदू मुस्लिम महिलाओं से शादी विवाह करने हेतु अपने लोगों को प्रोत्साहित किया, ताकि अपने हिस्से के जनाधार को बढ़ाया जा सके। तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि अल्बुकर्क ने भारतीय हिंदू और मुस्लिम महिलाओं से शादी करने हेतु अपने लोगों को प्रेरित किया, ताकि अपने पक्ष के जो जनाधार है उसको बढ़ाकर भारत में ज़्यादा दिन तक क्या करे, रोल करे और अपना नियम शासन बनाए, एज इट इज रखे। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अल्बुकर्क ने सती प्रथा का अंत करने का प्रयास किया।
तो यह एक सामाजिक मुद्दा और सामाजिक मामला आ जाता है। लेकिन अभी इतना याद रखना है आपको कि सती प्रथा का अंत करने का एक प्रयास किया इन्हों। चूँकि यह सती प्रथा का अंत करने का जो प्रयास कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, इसके पीछे एक लॉजिक है जो आगे के खंड में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा देखिए, आखिर जो अल्बुकर्क इतना एक्टिविटीज़ कर रहा है भारतीय महिलाओं से अपने पक्ष के लोगों में जनसंख्या बढ़ाने के लिए शादी करवाना, इतना ये जोर क्यों दे रहा है, तो इसके पीछे आप जो समझिए वो बात ये समझिए कि इन्हें मतलब किन्हें, पुर्तगालियों को, जो यूरोप का पोप था, जो वहाँ का जो पादरी होता था, जो मेन हेड होता था, उसको पोप कहा जाता था। और इस पोप के द्वारा जारी किया गया किसी फरमान को खारिज कर दे, ऐसा शक्ति यूरोप के किसी राजाओं में नहीं था। अर्थात पुर्तगालियों को यह पोप के द्वारा कमिटमेंट दिया गया था कि आप अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में जाइए और जाकर वहाँ पे अपने पक्ष के जनाधार को बढ़ाइए और धर्मांतरण कराइए। इस बात पर मैं आपको यह कमिटमेंट देता हूँ कि यूरोप से और ऐसी कोई कंपनियाँ नहीं है जो आपके टक्कर में जाएगी या आपके अधीन जाएगी। तो ऐसे में आपको मैं संरक्षण दे रहा हूँ। तो ये यूरोप का पोप था, इस चीज़ को आपको याद रखना, संरक्षण प्राप्त। आगे देखते हैं, अल्बुकर्क ने जब गोवा को जीता तो बीजापुर व विजयनगर जो साम्राज्य था, उन दोनों के राजाओं का नज़रिया क्या था। आखिर प्रश्न आता है कि गोवा को पुर्तगालियों ने क्यों जीत लिया, तो उसका जो साक्ष्य है, उसका जो एविडेंस है, वो आपको ये दोनों राज्य से समझ में आ जाएगा। गोवा के समीप ही प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा कि जब पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया तो उस समय के जो तटवर्तीय क्षेत्रीय राजा थे, बीजापुर का आदिल शाही और विजयनगर का जो राजा था कृष्णदेव राय, इन दोनों का क्या नज़रिया था। तो यहाँ पे आपको समझना है कि बीजापुर का जो आदिल शाही थे, आदिल शाही वाले लोग चूँकि यह महत्वाकांक्षा रखते थे कि मैं भी गोवा पर कंट्रोल कर लूँ, और ऐसे में विजयनगर का जो राजा कृष्णदेव राय था, यह भी महत्वाकांक्षा पालता था। अतः क्षेत्रीय टकराव था, दो राजाएं जो है, बीजापुर का आदिल शाही और विजयनगर का कृष्णदेव राय, इन दोनों में क्षेत्रीय टकराव है। और ऐसे में यह दोनों का आपसी टकराव कराते हुए जो पुर्तगाली है, राजनीतिक इस्तेमाल करते हुए गोवा को जीत लेता है। कैसे जीत लेता है, उस चीज़ को समझते हैं। जो पुर्तगाली था, यह अनाउंसमेंट किया कि गोवा चूँकि मेरा है, तो ऐसे में जो गोवा मेरे अधीन है, तो अगर अरब सागर से कोई घोड़ा का आयात होता है तो उस घोड़े के आयात से वही राज्य व्यापारिक गतिविधियां करेगा जो मेरे पक्ष में होगा। ऐसा अनाउंसमेंट कौन किया, पुर्तगालियों ने किया। अब यहाँ पे जो विजयनगर का राजा था कृष्णदेव राय, उन्होंने पुर्तगालियों को शरण दे दिया कि आप आइए और गोवा को जीत लीजिए। चूँकि यहाँ पे विजयनगर का जो राजा कृष्णदेव राय था, यह सोचा कि अगर हमसे पहले यदि आदिल शाही वंश वाले लोग पुर्तगालियों को सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो घोड़े का जो व्यापार है, चूँकि घोड़े का व्यापार अरब से आता था, तो अरब जो घोड़े होते थे अच्छे काठ के होते थे, जिससे व्यापारिक गतिविधियाँ करने में काफ़ी सहूलियत प्रदान होती थी। तो इसी को लेकर आदिल शाही वाले वंश पुर्तगालियों से गठजोड़ ना करे, उसके पहले जो विजयनगर राज्य के जो कृष्णदेव राय राजा थे, उन्होंने पुर्तगालियों को इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया कि आप आइए और गोवा को आप हासिल कीजिए, ताकि हमारा जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो एज इट इज बना रहे। तो कहीं ना कहीं जो पुर्तगाली था, वो आदिल शाही वंश वाले और विजयनगर का राजा कृष्णदेव राय, दोनों के बीच कूटनीतिक मात देते हुए, राजनीतिक इस्तेमाल करते हुए अपना जो क्षेत्र था उसे जीतने में, गोवा को जीतने में कामयाब रहा। तो ये नज़रिया को लेकर कभी कभी प्रश्न आता है। स्टेटमेंट देखिए कि बीजापुर का जो सुल्तान था, आदिल शाही लोग,
और जो विजयनगर का राजा था कृष्णदेव राय, इनकी नज़रिया क्या था जबकि पुर्तगालियों ने गोवा को जीत रहा था। इस चीज़ को आपको ऐसे बता देंगे, आगे देखते हैं। पुर्तगाली कंपनियों का भारतीय व्यापारिक केंद्र, भारत में कौन कौन सा केंद्र को इन्होंने अपना व्यापारिक कोठी बनाया, व्यापारिक पतन बनाया, उस चीज़ को देखते हैं। तो पहला है कोचीन, कालीकट, गोवा, दादर नगर हवेली, दामन दीव, सूरत, पांडिचेरी, नागपट्टनम, पुलिकट, मसूलीपट्टनम, हुगली, ये सारा क्या है, इसका व्यापारिक केंद्र है। अब देखिए यहाँ पे नोट में एक बात लिखा जाता है जो आपको बहुत ही अच्छा से समझना, यहाँ से प्रश्न हमेशा आने की संभावना होती है। व्यापार, अब पुर्तगालियों ने